अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट शो आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटिंग माय फर्स्ट हज। और यकीनन इसके बाद ज़रा मैं सारे लोगों से कही थी कि मेरी वापसी तो 3-4 रोज़ कबल हो गई थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप पैरेलल यूनिवर्सेस में चल रहे हैं। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया जिसके अंदर आपके सामने जो एम है, जो दिन का आपका एक स्केड्यूल है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उसके बाद दोबारा अपनी वर्किंग लाइफ में आना, दोबारा उसी तरह चीज़ों को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस शो में ख़ास तौर पे, क्योंकि वाइल आई वाज़ अवे मैं ख़बरें तो इतनी नहीं सुन रही थी, लेकिन फिर जिस तरह की कंसर्निंग मेरे पास कॉल्स आ रही थी पाकिस्तान से, जिसमें यकीनन मेरी फैमिली शामिल थी, दोस्त अहबाब शामिल थे, कॉलीग्स शामिल थे, जिनको पता चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता कि क्या सूरत हाल है सऊदीया में, हाजियों को किस किस्म की मुश्किलात हो रही हैं। इस दफ़ा का जो एक्सट्रीम वेदर की ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही थी, उससे रिलेटेड जो लोगों के कंसर्न्स थे, तो जो मेरा आंखों देखा हाल था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। इस दफ़ा यकीनन रिकॉर्ड गर्मी थी। नॉट दैट आई हैव एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, लेकिन जिस तरह आप पहले अगर उम्रे के लिए गए हों, और इसमें एक फटीक का एलिमेंट भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उम्रे में आपका स्केड्यूल आपका अपना है, आप जिस तरह पहुँचे आप अपने दिन और रात को प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें इमेजिन कीजिए कि जितने भी लोग हैं, अगर 20 लाख 26 लाख बंदा वहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने तमाम मनासिक तकरीबन लगभग एक ही औकात में अदा करने। यानी 8 ज़िलहज को उन्होंने मिना में होना है, अरफात के दिन यानी 9 ज़िलहज को वहाँ पे होना है, रमी करनी है तो सबने साथ जाना है, मुज़दलिफ़ा के लिए बसेस या पैदल आपने निकलना है तो साथ निकलना है। तो यकीनन ये मुश्किलात का बायस बनता है। लेकिन इसका जो एक रूहानी एलिमेंट है, जो आपके ऊपर ये एक तब्दीली लेके आता है, जिन चीज़ों को आप समझते हैं कि यार शायद मैं इनको कभी बर्दाश्त ना कर सकूं, लेकिन आपके अंदर अल्लाह ताला वो हिम्मत, वो हौसला पैदा करता है। आपके अंदर एक जुस्तजू होती है अल्लाह ताला की खुशनुदी की, और ख़ास तौर पे ये भी कि आपको ये एहसास होता है कि ये जो समा है जिसमें नफ्सा नफ्सी भी शामिल है, और साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की जो एक कहना चाहिए कि इंक्लिनेशन शामिल है, ये आप यकीनन जब वापस आ जाते हैं तो आपको एक बड़ा सरियल सा लगता है। मैं जब हज की फुटेज देखती हूँ, या जब ये देखती हूँ कि किस तरह लोग मिना जा रहे थे, किस तरह लोग मुज़दलिफ़ा जा रहे थे, किस तरह की मूवमेंट्स हो रही थी, वो तमाम चीज़ें आपको देख के लगता है कि क्या वाकई आप इस मजमे का हिस्सा थे। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आप मताफ़ में पहुँचें तो आपको नज़र आए कि बहुत भीड़ है, यानी दूर से आपको नज़र आ रहा है कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी, हाउ विल यू स्टेप इन। लेकिन जब आप उस कारवां का हिस्सा बन जाते हैं तो आप उसी के अंदर एक हो जाते हैं। मेरे ख़्याल में जो मैं समझ पाई हूँ, इस पूरी अल्लाह ताला ने जिस एक्सरसाइज से हमें गुजारना होता है, उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि जो हमारी अना है, जो हमारी मैं है, जहाँ हमें ये वहम हो जाता है कि हम बहुत अहम हैं और हमारी चीज़ें हमारे मुताबिक चलनी चाहिए। आप एक हद तक प्लानिंग करते हैं, एक रोड मैप आपके सामने होता है, लेकिन जिस तरह वो चीज़ें रोल आउट करेंगी, कौन सी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, क्या आपका इम्तिहान होगा, वो आपको नहीं पता। और मुझे एक और चीज़ का एहसास इसमें हुआ कि इम्तिहान लेने वाला यानी अल्लाह ताला की ज़ात आपको यकीनन बेहतरीन जानती और समझती है। वो जानती है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, किन टेस्ट से आप बआसानी गुजर जाएंगे, और आपको भी अपने बारे में ये गुमान होता है कि भाई ये चीज़ें तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मिसाल के तौर पे मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो फ़िटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। उनको लगता है कि चलना, स्ट्रेनुअस आवर्स में चलना, एक्सट्रीम हीट में चलना, जी मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मैराथन्स की हुई हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो फटीग का आलम एक बहुत मुख्तलिफ एलिमेंट है। मैंने बड़े बड़े लोगों को इस बात पर गुस्सा करते हुए देखा कि जी खाना लेट हो गया। मैंने बड़े लोगों को इस बात पर गुस्सा करते हुए देखा कि जी वॉशरूम्स बहुत दूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बुज़ुर्ग हैं, यानी उनकी उम्र 70-80 साल है और उनका माशाल्लाह कोई 7वां या 13वां हज है, और वो बिल्कुल सब्र से इत्मीनान से बैठे हुए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है, अगर उनके पैरों में तकलीफ़ हो रही है, उनके घुटनों में तकलीफ़ हो रही है, एक्सट्रीम हीट की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन ज़बान से शिकवे का एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। तो ऐसे लोग यकीनन आपको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो हज के दौरान आपके साथी होते हैं, जो ग्रुप होता है, जिनके साथ मिलकर आप ये पूरे मनासिक अदा करते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे की हर तरह से मदद करने की कोशिश
करते हैं। किसी के पास कोई दवा है तो वो फ़ौरन फॉरवर्ड करेगा, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो वो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेगा, कोई अगर थक रहा है चलने के दौरान कारवां में तो एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा। कई लोग ऐसे भी थे हमारे ग्रुप में, एक साहब का अचानक से यानी ही वाज फाइन इन द मॉर्निंग, वो अपने बच्चों के साथ बस में सवार हुए, बल्कि पूरी बस को उन्होंने ट्रीट किया, सबके लिए वो आइसक्रीम लेके आए, लेकिन अगले ही लम्हे पता चला हमें कि अगली नमाज के लिए जब वो वज़ू कर रहे थे तो उनका पैर फिसला और उसके बाद उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया। तो उनके लिए एक अलग इम्तिहान था कि अब वो फ्रैक्चर्ड बाजू के साथ उन्होंने बाकी हज के मनासिक अदा करने थे। तो इस तरह की कई नागहानी चीज़ें भी आपके सामने आती हैं, अल्लाह ताला आपको आज़माता रहता है। कई दफ़ा आप मीलों की मुसाफत, घंटों की मुसाफत करके अपने टेंट के बिल्कुल करीब पहुँचते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है कि आपका टेंट वहाँ पे है और आप बस ज़रा सा रास्ता पार करें और आप वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते बंद होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप लंबे रास्ते से दोबारा अगले 1-2 घंटे चल कर जाएँ। जब आपकी हिम्मत बिल्कुल जवाब देने लगती है, और ये मैंने अकेले ने नहीं, मेरे बहुत सारे और दोस्तों ने भी महसूस किया कि जब आपकी बिल्कुल आप एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, जब आपको नज़र आ जाता है कि कोई दुनियावी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि कोई गैबी मदद आती है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा रास्ता खुलता है जो आपको यकीन भी नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बहरहाल जी, मैंने अपनी टीम से कहा था कि जो यहाँ पे हमारे पास ख़बरें आ रही थी, जो इंटरनेशनल जरीदों ने भी खबर किया कि क्या वजह रही कि हज 2024 इतना मुश्किल था, इसमें हलाकतों का नंबर इतना बड़ा हमारे सामने आया है। जगह जगह हमने देखा कि मेडिकल कैंप्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स मौजूद थे, तिब्बी इमदाद की जो मुख्तलिफ़ टीम्स थी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हीट स्ट्रोक के बायस होने वाली अमवात के जो मनाज़िर हैं वो आपने भी देखे होंगे। कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हुई। इस वक्त हमारे साथ DG हज पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, जो कि जद्दा में मुकीम है, जनाब अब्दुल वहाब सुमरो साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या हाल अहवाल देखा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तैयारी कदरे बेहतर थी, लेकिन उनको किन मामलात का सामना रहा, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि इस दफ़ा कई लोगों ने, जो हमारे हज्जाज इकराम थे, सराहा पाकिस्तानी हुकूमत की जो तैयारियां थीं, जो इंतज़ामात आपने किए थे, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा टेम्परेचर बहुत हाई था। किन मसाइल का, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हज्जाज को, ख़ास तौर पर वो जो गवर्नमेंट पैकेज पे गए थे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो असल में ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके लिए काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों का जो पर्सपेक्टिव है उसको पूरे हज का उसको देखने में आसानी हो। अगर हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं तो हम ओवर द ईयर्स जो पिछली इंफॉर्मेशन है उससे कंपेयर करते हैं, या फिर जो इसी साल में दूसरे मुल्कों की इंफॉर्मेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि आपने पहले ही बताया कि ये जो गर्मी इस मरतबा थी वो 51 डिग्री भी क्रॉस कर चुकी थी। इसमें बहुत सारी जो ज़रूरी होता है हुज्जाज के लिए कि जब हम कोई छोटी सी परचेज़ करते हैं अमेज़ॉन पे या कहीं और, तो हम उसके लिए छोटी मोटी रिसर्च करते हैं। तो बहुत सारे हुज्जाज हजरात ऐसे होते हैं जो मिना के बारे में बहुत कम रिसर्च करके आते हैं कि मिना, मुज़दलिफ़ा या अरफात में जो मूवमेंट होती है, जब 20 लाख से लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं तो किस किस्म के एहतियात करने चाहिए, और उसके लिए आगाही बहुत ज़रूरी होती है। हज पे पहले आने से भी पहले, या आज कल के सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इस तरह की बहुत सारी मालूमात अवेलेबल होती है। मिनिस्ट्री भी ट्रेनिंग कराती है, मालूमात को डिसेमिनेट करती है। नेवरदलेस अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, जब इतनी गर्मी नहीं थी, तो टोटल तकरीबन 72 डेथ्स हुई थी पाकिस्तानियों की, हुज्जाज की। इस मरतबा की जो डेथ हैं अब तक वो 73 रिपोर्ट हुई है हमें, और 2 हाजी स्टिल मिसिंग हैं। वहाब साहब, छोटे छोटे कुछ सवालात करना चाहूँगी, वक्त हमारे पास कम होगा। मुझे ये बताइएगा, BBC पे एक हम रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें खातून ने कहा कि उनका आखिरी राब्ता अपने वालदैन से तब हुआ जब वो तवील मुसाफत तय कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमें जो सहूलतें प्रॉमिस की गई थी, मिसाल के तौर पे खाने पीने के हवाले से या सफरी सहूलतें, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, वो नहीं मैसर थी। और उसके बाद वो दोनों हुज्जाज यानी उनके वालदैन इंतकाल कर गए, और उन्होंने कहा कि उनकी तदफीन कहाँ हुई है ये तक मुझे नहीं मालूम। तो ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जो पाकिस्तानी हज्जाज शहीद हुए और इंतकाल कर गए हज के दौरान, क्या उनके जस्ते खाकी को वतन वापस लाया जाएगा? किस तरह इन मामलात को आगे लेके चला जा रहा है?
सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो सऊदी गवर्नमेंट होती है, ये मशायर में जितने सारे इंतज़ामात हैं वो बहुत सारी एजेंसियां मिल के करती हैं। मशायर हम कहते हैं इन तीनों एरिया को, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात को। और जब आपको 20 लाख से ज़्यादा मजमा जो है वो एक रिचुअल्स, ख़ास किस्म के रिचुअल्स जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, लॉजिस्टिक एक्सरसाइज है, खाना पीना मूवमेंट होती है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ इन 3-4 दिनों में आती हैं। हमारे जो हुज्जाज होते हैं वो 45 डेज़ के लिए तकरीबन आते हैं यहाँ पे। 45 डेज़ में ये 3 या 4 दिन बहुत मुश्किल होते हैं मिना के हवाले से। लेकिन जिस तरह से आपने जिन खातून के हवाले से पूछा, अब ये एक कंप्लेंट है उन खातून की, अब पता नहीं गवर्नमेंट की थी या प्राइवेट स्कीम के तहत आई थी, बट नेवरदलेस पाकिस्तानी हाजी हैं अगर वो, तो हमारी ही जिम्मेदारी हैं। अब वहाब साहब थोड़ी सी इसमें तस्दीक करना चाहूँगी, ये जो BBC पे इंटरव्यू चल रहा है ये किसी अफ्रीकी मुल्क की खातून के हवाले से बात की जा रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तानी जो हुज्जाज वहाँ पे इंतकाल कर गए हैं, क्या उनका जस्से खाकी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा या उनकी आखिरी रसूमात सऊदीया में ही अदा की जाएंगी? जी, सऊदी तालीमात के मुताबिक एक तो जो हज के दौरान डेथ्स होती हैं उनको सऊदी अरेबिया में ही दफनाया जाता है। अगर हमारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की हज पॉलिसी, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये मेंशन है कि हाजी जो है वो साइन करता है और डिक्लेयर करता है कि इन केस अगर उसकी हज के दौरान डेथ होगी तो वो सऊदी अरब में ही उसको दफनाया जाएगा। तो चूँकि अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिस्ट करता है कि जी मैंने जस्ते खाकी वापस लेके जाना है, तो एक तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, महीने से ऊपर लग जाते हैं, 8 से 10 हज़ार रियाल खर्चा आता है उस पर। इसीलिए जो डिक्लेरेशन हाजी ने दिया होता है उसके तहत लोकल तदफीन ही होती है। अब यहाँ पे दो मैं आपको चीज़ें बताऊँ, कुछ वो लोग जिनकी डेथ हो जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेंस के बाद डेथ हो जाती हैं, तो उसकी तो हमें इंस्टेंट पता चल जाता है और हम उनकी फैमिलीज़ को आगाह करते हैं, फिर वो तदफीन के वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन जो मशायर में डेथ हो जाती हैं उस पर हमारी एक्सेस नहीं होती, वो अल-मुइसम मोर्चरी और हॉस्पिटल होती है, वो डायरेक्ट बॉडीज़ को वहाँ ला के खुद ही गुस्ल दे के हरम में जनाजा नमाज पढ़ा के और उसकी तदफीन करा देते हैं। और हम लोगों को या किसी भी मुल्क को उनके लवाहिकीन का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है और उनको पॉइंट आउट ये बता दिया जाता है, कब्रिस्तान की भी लोकेशन शेयर कर दी जाती है कि जी यहाँ आपकी डेड बॉडी जो है या शुहदा जो है यहाँ पे दफन है और उनकी जनाजा नमाज एज़ पर सऊदी हमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो हरम में उनकी करवा दी गई है। बाकी जो डेथ्स होती हैं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिटन से बाद, उनमें तकरीबन सारे ही केसेस में उनके लवाहिकीन को बुला के उनकी मौजूदगी में तदफीन कराई जाती है। बिल्कुल सही। वहाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया इसके ऊपर इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें ब्रीफ करने का। मुझे ये बताइएगा कि एक ख़बर जो हम बार बार बात करते हैं कि इतनी बड़ी अमवात की या मुश्किलात की वजह ये थी कि इल्लीगल हुज्जाज वहाँ पे बहुत मौजूद थे, क्या उसमें भी हमारे पास कुछ नंबर्स की इंडिकेशन है कि इसमें कितने पाकिस्तानी निजात लोग शामिल थे? क्योंकि एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की सऊदी अरब में काम करती है। क्या इन इल्लीगली या बग़ैर कागज़ी जो कार्रवाई के दस्तावेज़ात, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जो हुज्जाज पहुँचे थे, क्या उसमें भी पाकिस्तानियों का एक बड़ा नंबर था? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत तस्रीह की थी, फतवे वगैरह जारी किए थे। ज़्यादातर हुज्जाज जैसे आपने कहा है बॉर्डर की वजह से इजिप्शियन और जॉर्डेनियन यहाँ से ही आते हैं। तो ये जो डेथ्स हुई हैं इनमें हमारा इलीगल हाजी कोई भी नहीं था और इवन जो लोकल पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मौजूद थी। हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारे उलमा ने ये प्रॉपरली डिसेमिनेट की थी और हमने खुद विटनेस किया था कि थाउजेंड्स के थाउजेंड लोगों को बिल्डिंग से निकाल के उनको वापस जद्दा भेज दिया गया था, कुछ जो दूसरे मुल्कों के हुज्जाज थे। हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इलीगल हाजी आने का किसी किस्म का इंस्टांस या इस किस्म की कोई वाकया नहीं हुआ। सही। वहाब साहब एक और बताइएगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कीम्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए, हमारे कोटा को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट पैकेज के ऊपर हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जाते हैं, क्या इसमें भी कोई रिफ्लेक्शंस हो रही हैं? क्योंकि मैंने पर्सनली नोट किया और हम आपस में भी जब हुज्जाज साहब आपस में बात कर रहे थे तो एक बड़ी दिलखराश हकीकत हमारे सामने ये थी कि बुज़ुर्ग हुज्जाज यानी उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू बिल्कुल अकेला जो फैमिलीज़ भेज देती हैं और उनके लिए यकीनन अपने आप को मैनेज करना मुश्किल होता है, उनका ऐसा एक्सपोजर नहीं होता, लैंग्वेज
बैरियर अपनी जगह है, फटीग अपनी जगह है, तो क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नज़रसानी कर रही है कि अगर किसी बुज़ुर्ग हाजी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कीम के तहत लाया जा रहा है तो उसके साथ यकीनन कोई उनका यंग फैमिली मेम्बर शामिल हो, या वो बिल्कुल उनको ट्रेन किया जाए, उनकी फ़िटनेस को देखा जाए, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इस बारे में कुछ बताना चाहें अगर आप। जी देखिए, सबसे पहले तो ऑनेस्टली देखा जाए कि हम एक इस्लाम का रुकन जो है ना वो अदा करने जाते हैं। पहले तो हमें अपने आप से सच बोलना चाहिए जब हम हज पे जाते हों। तो हज साहिब इस्तिताअत होने के साथ साथ अगर आपकी हेल्थ अफोर्ड कर सकती है तो उस पे फ़र्ज़ है, यानी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आप सेहतमंद हैं, तो आपको हज पे जाना चाहिए। हमारे पास केसेस आ जाते हैं ऐसे, कोई डायलिसिस का भी केस होता है, हार्ट का इशू होता है, प्रेग्नेंट खातून होती हैं, तो हमने पहले से भी कोशिश की हुई है कि जी स्क्रीनिंग के टाइम पे 100% इंश्योर करें कि इस तरह के लोग ना आए। लेकिन कभी कभार लोग रेजिस्ट करते हैं कि जी हमें दीनी फरीज़े से रोका जाता है, तो पॉलिसी में ये क्लियरली मेंशन है कि जी वो अपने साथ असिस्टेंट को ज़रूर ले जाए। अगर हम जितनी सारी डेथ्स हुई हैं अगर इनको एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पॉजिटिव कोरिलेशन नज़र आएगा एज फैक्टर में और हेल्थ कंडीशन में, कोमॉर्बिड फैक्टर्स में। तो ये तो बिल्कुल ही एक एजुकेटेड वो है चीज़ कि जी हर बंदे को अपनी पहले सेहत को देख के उसके बाद हज का फरीज़ा करने का प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल इसमें हकीकत है कि 70 मतलब हमारे पास एक 91 ईयर्स का बंदा भी था हॉस्पिटल में पेशेंट, मैं आपको ये बताऊं, और माशाल्लाह वो ठीक था। लेकिन जहाँ पे एजड लोगों के साथ कोमॉर्बिड फैक्टर्स होते हैं और कोई साथी भी साथ नहीं होता, तो नेचुरली जब ये 4-5 दिन वाली हज की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है तो उसमें 20 लाख के मुजमे में ज़ाहिर है हर कोई अपनी अपनी ज़ात पे ज़्यादा तवज्जो देता है, इसलिए उन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर ये हम सारे निज़ाम को थोड़ा सा ठीक करें, लोगों को भी अपने आप को खुद अगर ये एहसास करें कि जी हम हेल्थ कंडीशन के साथ ना आए, तो ये कैजुअल्टीज़ बहुत कम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब साहब, और एक दफ़ा फिर हम सराहना चाहेंगे क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ पे मौजूद थी, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने गवर्नमेंट स्कीम का भी इंतखाब किया था हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए, तो बेहतरीन इस दफ़ा इंतज़ामात किए गए थे। तो लोग बहुत खुश थे इस बात से कि जितने बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट की वो काफ़ी करीब थी, और ट्रांसपोर्टेशन से लेके खाने पीने तक के मामलात पे काफ़ी जिसको कहते हैं माइन्यूटली इसको प्लान किया गया था। शुक्रिया वहाब साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और इन बड़ी अहम चीज़ों के ऊपर आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी।